नमस्कार। हाल का दौर कुछ प्रचारों की वजह से सोशल मीडिया पर बायकॉट और इकोनॉमिक टेररिज्म के पक्ष विपक्ष की बहसों का रहा। एक तरफ कुछ गिरोह के कारकुन थे जो हमेशा की तरह तथाकथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचले जाने की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ आम स्त्रियां थीं जो पूछ रही थीं कि अगर ये प्रचार मेरे बारे में है तो मेरी बिनती इस प्रचार में से गायब क्यों कर दी गई है। अभिजात्य वर्ग जो अब तक ये तय करता आया था कि फिल्म कला या साहित्य जगत में किसे कैसे दिखाया जाएगा, कैसे दर्शाया जाएगा, उसे सवालों का सामना करने की आदत तो कभी रही नहीं। जाहिर है इन सवालों को भी उन्होंने असहिष्णुता करार दे दिया। इस बार कहा गया कि ये इकोनॉमिक टेररिज्म है। ये बड़ी विचित्र बात थी क्योंकि ये संस्कृति और परंपरागत रूप से संस्कृति कैसे प्रदर्शित की जा रही है उसकी बात थी। इसका मूल रूप से अर्थशास्त्र से कोई लेना देना नहीं था। ये कुछ कुछ वैसा ही था जैसे आदम से अपनी संस्कृति की शुरुआत मानने वाले लोग आदमी शब्द का प्रयोग करते हैं और जो लोग मनु से मानवता की शुरुआत मानते हैं वो मनुष्यता शब्द का प्रयोग करते हैं। भाषा जो केवल संस्कृति का एक भाग है, ये मामला उस भाषा का ही नहीं बल्कि संस्कृति के प्रतीकों का है। जिस बॉयकॉट की बात की जा रही थी उसे शाब्दिक तौर पर देखेंगे तो वो व्यक्ति के नाम से बना है। जब आयरिश किसान कम लगान देना चाहते थे तब लॉर्ड एर्ने नाम के जमींदार के एजेंट कैप्टन चार्ल्स बॉयकॉट ने लगान कम करने से साफ मना कर दिया। जवाब में किसानों ने उसका बहिष्कार कर डाला। न कोई उससे बात करता, न कोई उसके खेतों में मजदूरी या कोई काम करने को तैयार होता, न कोई उसे कुछ खरीदता या बेचता। इस घटना को देखने वाले अखबारों ने इस हरकत को 1880 में बॉयकॉट नाम दे दिया। कप्तान चार्ल्स बॉयकॉट इसके 17 साल बाद यानी 1897 में मरे थे। उनके जीते जी ही उनके नाम का अर्थ से अनर्थ हो गया था। विदेशी विचारकों राजनीतिज्ञों में से कई सिविल डिसओबीडियंस की बातें करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे सिसरो, थॉमस जेफरसन या फिर हेनरी डॉविड थॉरो। लेकिन आधुनिक राजनीति में इसका सबसे सफल प्रयोग गांधी ने किया था। जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी ने सविनय अवज्ञा नाम से आंदोलन शुरू किया तो वो पहली बार ऐसा आंदोलन नहीं चला रहे थे। वो पहले ही 1906 में इसका सफल प्रयोग कर चुके थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया गया उसके कई हिस्से थे, जैसे नमक कानून का उल्लंघन करके खुद नमक बनाया जाना, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार कर देना, महिलाएं खुद ही शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकान पर जाकर धरना दे देती थीं। सारी की सारी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और उन्हें जला भी दिया गया था। इस दौर में कर आयातगी भी रोक दी गई थी। सवाल यह है कि क्या गांधी को टेररिस्ट कहा जा सकता है? क्योंकि जो तरीके वो सविनय अवज्ञा में प्रयोग कर रहे थे, करीब करीब उसी का तो दिवाली पर भारतीय जनता ने प्रयोग किया है। पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को मानने से कई लोगों ने मना कर दिया। दिल्ली के एक मंत्री गोपाल राय खुद ही बयान देकर पटाखे जलाने वालों को अपना राजनीतिक विरोधी बता रहे थे। गांधी के तरीकों में तो ऐसी दुकानों पर जाकर धरना देने की बात थी और ऐसी वस्तुओं का स्पष्ट बहिष्कार करने की बात थी। अगर यही सब कुछ आज भारतीय करते हैं तो उन्हें गांधीवादी के बदले आतंकी कैसे कहा जा सकता है? सोशल मीडिया पर आए वीडियो की बात करें तो पटाखों के मामले में कहीं खाली ड्रम और कहीं खाली तसले को पटाखों के धमाके से उड़ाकर लोग मजे लेते दिखे। कई नामी गिरामी हस्तियां पटाखों की लड़ियां छुड़ाती दिखती ही रही हैं। इस बार तो न्यूयॉर्क में भी जमकर दीपावली पर आतिशबाजी हुई। एक हिंदू त्योहार को इस तरह वैश्विक स्तर पर मिलती स्वीकार्यता 10 वर्ष पहले तक कहां दिखती थी। लंदन में भी लोग दीपावली के अवसर पर अनोखे पुतलों के साथ सड़कों पर दिखाई दिए। ये सब तब हो रहा है जब हाल में ही दुर्गा पूजा के समय बांग्लादेश में हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म के कारण हिंसा का शिकार होना पड़ा। मूर्तियों को तोड़ दिया जाना, मंदिरों को जलाया जाना, सिर्फ इतना अगर काफी नहीं था तो इस्कॉन का ट्विटर हैंडल
जो अपने मंदिरों को जलाने और श्रद्धालुओं की हत्या करने का विरोध कर रहा था, उसे भी ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था। लगातार हिंसा झेल रहा समाज जागेगा नहीं, हिंदू इसके विरोध में नहीं बोलेंगे, ऐसा सोचना अधिक से अधिक गलतफहमी कही जा सकती है। अखबार, टीवी, किताबों, नाटकों, फिल्मों, हर जगह उनकी आवाज दबा देने की लगातार कोशिशें जारी हों, तो भी हिंदू समाज लगातार अपने मानवाधिकारों की बात तो करता रहेगा। आशा है किसी दिन हिंदुओं को भी उनके मानवाधिकार वापस मिलेंगे। धन्यवाद।